नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम रसायन विज्ञान कक्षा 12 के रासायनिक बलगति केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे और इससे संबंधित सिद्धांत और आंकिक प्रश्न की बात की जाएगी। तो आइए लेक्चर फर्स्ट में बात करते हैं, रासायनिक बलगति है क्या और इसकी कहाँ से उत्पत्ति होती है। तो आइए बात करते हैं रासायनिक बलगति। देखिए, पहली बात तो रासायनिक बलगति है क्या। रासायनिक बलगति जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रिया का जो सांद्रण होता है यानी कंसंट्रेशन, उनके सांद्रण में जो दर होती है, अपक्रिया का वेग होता है और वेग अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इन सब का जिसमें अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, रासायनिक अपक्रियाएं यानी देखिए, रासायनिक अपक्रियाएं पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ चुका है कि विस्थापन अपक्रियाएं, योगात्मक अपक्रियाएं, ठीक है, वियोजन अपक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, तो ढेर सारी अपक्रियाओं के प्रकार हैं। यहाँ पर हमें बात करना है कि उन अपक्रियाओं के वेग क्या हैं, किस प्रकार की अपक्रिया हैं। तो जो वेग के आधार पर यानी भिन्न भिन्न वेग के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न वेग के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। तो देखिए, पहला है तात्कालिक या आयनिक अपक्रिया, इसको हम बोलते हैं आयनिक रिएक्शन, ठीक है, या इसको हम द्रुतगामी भी बोलते हैं। दूसरा है अतिमंद अपक्रियाएं और तीसरा है मंद अपक्रियाएं। तो चलिए पहले बात की जाए तात्कालिक या द्रुत अपक्रियाएं। तात्कालिक शब्द से ही पता चल रहा है कि तात्कालिक मतलब जो तुरंत हों। ठीक है, तो ये देखिए लिखा, वे अपक्रियाएं जिनका वेग इतना अधिक होता है कि सामान्य विधि द्वारा हम उसे माप नहीं सकते। ठीक है, इनका वेग इतना अधिक होता है कि हम सामान्य विधि द्वारा इनको माप नहीं सकते हैं। ठीक है, ये अभिकारकों के आयनों के मध्य होती हैं। देखिए, यहाँ तो ध्यान रखना, हम जो बात कर रहे हैं वो रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, ना कि प्रोडक्ट की। यानी अपक्रिया कहाँ शुरू होगी। देखिए, अपक्रिया में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर मान लो ए और ये बी, तो हमारा जो इधर बाएं तरफ लिखा है ए क्या है, अभिकारक है। सपोज करिए कि ये अभिकारक, ठीक, ये अभिकारक हम 2 रूप में लिख देते हैं, या ए और ये बी, और यहाँ बना दिए ए बी। तो ये जो ए और बी है ये क्या है, अभिकारक, ठीक है, या इसी को हम लोग क्रियाकारक बोलते हैं। तो अभिकारक क्या करते हैं, तुरंत ही बना देते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट बनाने में कितना कम समय लगता है, यानी इतने कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं तात्कालिक या द्रुतगामी। द्रुतगामी यानी जो शीघ्र ही संपन्न हो जाए। तो ये अपक्रियाएं जो हैं 10⁻⁻6 से 10⁻14 सेकंड में पूर्ण हो जाती हैं। ये देखिए, जैसे अब ये लिखा है आपके सामने NaCl है ना, NaCl और AgNO3 बना लिया, NaNO3 और AgCl। देखिए, ये विस्थापन अपक्रिया है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट है। सोडियम क्लोराइड में जो नाइट्रेट है यानी Ag है, वो किसको, Ag ने Na को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यानी Na क्या है, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप पढ़ेंगे कि जो अधिक विभव वाली मानक इलेक्ट्रोड वाली तत्व होते हैं वो कम वालों को विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए NaCl AgNO3 को विस्थापित करके Na ने बना दिया, और इतनी तेज़ी से बनाया कि इसके समय की गणना हम सामान्य विधि से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन्हें हम लोग तात्कालिक अपक्रिया बोलते हैं। जैसे AgCl बना लिया। ठीक है, ये भी बहुत तीव्र अपक्रिया है। दूसरी प्रकार की आपकी अपक्रिया आती है अतिमंद, जो बहुत ही मंद हों। एक तो बहुत ही तेज़ है और एक इतनी मंद है कि इनकी गति इतनी कम होती है कि कई दिनों या वर्षों तक चलती रहती है। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के आधे मोल से जुड़ने में कम से कम वर्षों का समय ले लेगी या महीनों का समय ले लेगी, तब H2O बनेगा। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं अतिमंद अपक्रिया। मंद अपक्रियाएं, अब देखिए, ना तो बहुत तीव्र हों और ना ही बहुत मंद हों, सामान्य स्थिति में जो चलें। तो ये देखिए, आणविक जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं वो सामान्य गति से चलते हैं और ये कुछ मिनट या घंटों, ध्यान दीजिएगा कि जो द्रुतगामी होती हैं बहुत ही कम सेकंड में, ठीक है, यानी नैनो सेकंड में पूर्ण हो जाती हैं, और जो अतिमंद होती हैं वो महीनों या वर्षों में पूर्ण होती हैं। तो हमारा दूसरा टाइम बच गया क्या, मिनट और घंटे। तो जो कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती हैं उन्हें हम लोग मंद अपक्रियाएं कहते हैं। और इसमें हमारा ये देखिए आपका
एस्टिक एसिड क्या है? सिरका जब एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो एथिल एस्टेट यानी एस्टर बनाएगा। आप खूब एस्टर के बारे में पढ़ चुके हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया जब अल्कोहल के साथ कराते हैं तो एस्टर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ देखिए एथिल अल्कोहल एस्टिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एथिल एसीटेट बना दिया और वाटर। तो ये एक सामान्य अपक्रिया है और कुछ ही मिनटों में या घंटों में पूर्ण हो जाती है। इस तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड एक सामान्य अपक्रिया है जो जल और ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है। तो इस तरह से जो अपक्रियाएँ सामान्य गति से चलती हैं उन्हें हम लोग मंद अपक्रियाएँ जो बहुत तेज़ी से चलती हैं उन्हें द्रुतगामी, और जो इतनी मंद होती हैं कि उनको कई वर्षों या दिनों महीनों में पूर्ण कर पाती उन्हें अतिमंद कहते हैं। अब देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अभी मैंने इसको आते ही पहले एक्सप्लेन किया कि केमिकल काइनेटिक्स के बारे में विलेमी ने बताया था 1850 में। इसके अंतर्गत हमने बताया था कि इसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रियाओं का वेग किस वेग से हो रही है, अभिकारी पदार्थों का सांद्रण जो अभिकारक में हैं उस पदार्थ का क्या सांद्रण है, क्या ताप है, किस दाब पर वो कर रहा है, और उत्प्रेरक की उपस्थिति से उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति। ठीक है, फिर बात करते हैं अपक्रिया की दर। यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ से आना शुरू होता है। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, या अपक्रिया की दर कहें या अपक्रिया का वेग कहें, दोनों बात एक ही है। होता क्या है, देखिए जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है अपक्रिया की दर या वेग, वेग तो आप सब दर भले ना समझ पा रहे हैं, वेग समझ रहे हैं कि किस वेग से चल रही। तो इकाई समय का मतलब एक निश्चित समय में, ठीक है, इकाई समय क्या मतलब हुआ, एक निश्चित समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, या तो अभिकारक में यानी रिएक्टेंट में परिवर्तन हो या प्रोडक्ट में चेंज हो, तो उसके कंसंट्रेशन में जो चेंजमेंट होता है, उसका सांद्रण में जो परिवर्तन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया की दर या वेग। जैसे ऐसा समझ लीजिए कि एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाए और फिर उसे दौड़ा दिया जाए। अब वो देखा जाए कि वो कितने वेग से दौड़ रहा है, तो देखेंगे कितने वेग से दौड़ रहा है, फिर वो रुक जाए, फिर उसे वापस बुला जाए, तो जो दौड़ के गया अभिकारक हो गया, फिर वापस आया उत्पाद के रूप में, तो उन दोनों के बीच में वो कितना दौड़ा, उस दौड़ का उस वे मतलब जो दौड़ के गया उस रनिंग का क्या स्पीड है, अगर उसका अध्ययन किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसी को हम लोग अपक्रिया का वेग कहेंगे। तो अपक्रिया के वेग में हम अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में जो परिवर्तन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अपक्रिया की दर। ये इंग्लिश के लिए लिखा है, इंग्लिश में, इससे कोई आपका ज़रूरत हो तो देख लीजिएगा, वैसे फ्यूचर में इनकी ज़रूरत पड़ती है, इंग्लिश से ही बोला जाता है। तो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्शन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट। यहाँ पर ध्यान देने वाली, पर यूनिट टाइम में जितना भी कंसंट्रेशन चेंजमेंट होता है रिएक्शन में उसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला होता है अपक्रिया की दर बराबर क्या होगा, क्रिया कारक पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। ये आपको दिख न रहा होगा, एक मिनट, हाँ, तो देखिए परिवर्तन लिखा, ठीक है। अपक्रिया की दर में क्या हो जाएगा, क्रिया कारक पदार्थ या उत्पाद, या तो अभिकारक हो यहाँ पर प्रोडक्ट हो, तो उसके जो सांद्रण में, सांद्रण आप समझते हैं कंसंट्रेशन, उसके कंसंट्रेशन में जो समय जो परिवर्तन होता है और परिवर्तन में जो समय लगता है, अगर उस समय का भाग उसके सांद्रण परिवर्तन में भाग दे देंगे तो अपक्रिया की दर हमें प्राप्त हो जाएगी। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपक्रिया की दर का मात्रक क्या होता है। तो देखिए इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर सेकेंड, या हम लोग इसको बोलते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो किसी भी उसमें लिखा जाए ऑब्जेक्टिव में, तो आप ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसका मात्रक अपक्रिया के वेग का मात्रक मोल पर लीटर सेकेंड, या मोल पर लीटर पर सेकेंड, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, बात की जा रही है अपक्रिया के औसत दर की। अभी तो हमने समान बात की, ठीक है, अभी हमने बात की समान की अपक्रिया का वेग क्या। अब अपक्रिया का औसत रेट, एवरेज रेट क्या है। तो देखिए एवरेज रेट में बात की जाए, कहा गया है एवरेज रेट में कि रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई, देखिए यहाँ पर एक चीज़ लग गया, पर यूनिट, यानी एक एक मोल की अगर बात करें पर यूनिट में, और एक एक सेकंड में कितने परिवर्तन होते हैं उसको हम लोग औसत वेग कहते हैं। यानी रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति यूनिट जो चेंज होता है उसको हम लोग अपक्रिया का औसत वेग कहते हैं। ठीक, अब इसके लिए दो चीज़ होंगी, अगर ये अपकारक की तरफ हो रहा है तो ऋणात्मक होगा क्योंकि अपकारक टूटेगा उत्पाद में,
तो औसत दर क्या होती है? अगर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, जब हम अभिकारक यानी ये हमने लिखा a प्लस बी इक्वल टू ए बी। अब हम ये बात करें अभिकारक की, तो ये जो ए बी है, ए बी ए और बी आपस में कब मिल रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन में क्या परिवर्तन हो रहा है, प्लस उस परिवर्तन में कितना समय लग रहा है, जब इसकी दर निकालते हैं तो ये ऋणात्मक होती है। अब अगर ए बी की बात करें, जो हमने यहाँ पर ए बी की हम बात कर रहे हैं, तो ए बी में हमने क्या किया है, देखिए ए प्लस बी तो बनेगा ए बी। तो अब की बार जो ए बी बना हमारा प्रोडक्ट जो बना, उस प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन क्या हो रहा है और उसमें कितना समय लग रहा है, उसको हम लोग औसत दर कहते हैं। ठीक है, अब सांद्रण में जो परिवर्तन है इसकी थोड़ी गणना की जाती है, इससे सवाल बनता है। तो जैसे हम मान लो कोई रिएक्शन ले लेते हैं, माना हमने कि आर नाम का एक अभिकारक है और पी नाम के प्रोडक्ट को बनाता है। ठीक है, देखिए माना कि जो आर है, यहाँ पर आर छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा, चलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर आर है, ये आर मोल अभिकारक, ठीक है, 1 मोल उत्पाद पी बनाता है। ये देखिए आर है, ये कोई अभिकारक है, ठीक है, और ये समय नहीं दिया गया, ये पी मोल बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो अब ये समय में क्या, T1 और T2 समय में, अगर मान लीजिए ये T1 समय था आर के लिए, ठीक है, और ये T2 समय है पी के लिए, यानी कि T1 और T2 समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं, ठीक है, R1 एवं P1। R1 से किस में, पहले हम लिखेंगे R1 और ये P1, यानी T1 समय में R1 से P1 में जाती हैं, T2 समय में R2 से P2 में जाती हैं। ठीक, अब इस तरह से देखेंगे कि इनका जो परिवर्तन है डेल्टा, हम लोग डेल्टा टी यानी समय परिवर्तन कितना लगा, तो बड़ा जो समय होगा तो T2 बड़ा आएगा T1 से, क्योंकि अब क्रिया जब शुरू होगी तो जिस समय शुरू होगी, मान लो 10 मिनट 0 था, अब वो 5 मिनट में पूर्ण हो गई, तो 5 क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो हम बड़े से छोटे घटाएंगे, यानी T2 से T1 को घटा देंगे। इसी तरह जो अपक्रिया का रिएक्टेंट अभिकारक होगा, वो अभिकारक जो बनेगा उससे 2 मोल, अगर 2 मोल की बात करें तो R2 ज़्यादा होगा R1 से। यहाँ पर डेल्टा P की बात करें, प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी, जो भी 2 मोल बनेगा वो P1 से P2 ज़्यादा होगा। ये आपको इस तरह से समझ में आएगा, जैसे कि मैं एक अपक्रिया लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 मोल वाली, ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वही NaCl प्लस AgNO3, अब यहाँ बना NaNO3 प्लस AgCl। तो देखिए यहाँ पर अब बात की जाए तो टी समय की बात छोड़ देते हैं, आर क्या है, हम मान लेते हैं NaCl आर है, R1 है, और AgNO3 क्या है, R2 है। इसी तरह NaNO3 क्या है, P1 है, और AgCl क्या है, P2 है। अब इनमें जो समय लगा तो इधर का जो समय हम लोग T1 मान लेंगे और ये क्या हो जाएगा, T2। इस तरह से जो परिवर्तन होगा उनकी हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों के डिफरेंस होते हैं, यानी डेल्टा P हम लोग निकालते हैं। तो अगर हम अभिकारक के सापेक्ष औसत वेग का गणना करते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस, मैंने वहाँ भी बताया कि अभिकारक ऋणात्मक होगा, तो डेल्टा आर अपान डेल्टा टी, यानी रिएक्टेंट अपान समय में परिवर्तन, एंड प्रोडक्ट यानी डेल्टा पी अपान टी, और प्रोडक्ट के लिए हम लोग पॉजिटिव धनात्मक के साथ लिखेंगे। ठीक, फिर है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। जो अभिक्रिया का हम वेग पीछे पढ़ रहे थे उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए बात करते हैं आप सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव। सांद्रण होता क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, किसी भी विलयन में जब हम उसके अणुओं की संख्या को बढ़ा देते हैं। ठीक है, मान लो हमने शरबत की बात करें, शरबत में हम अगर पानी और चीनी मिला रहे हैं तो चीनी के अणुओं की हम संख्या बढ़ाते जाएंगे तो गाढ़ा होता जाएगा, वो कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं सांद्रण क्या है, तो अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर, ठीक है, अभिकारक जो बाएं तरफ होता है, अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर अभिकारक के अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और जिससे प्रभावी टक्कर में वृद्धि होती है। जैसे बात की जाए, मान लो 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, एक ए है और इधर ये बी है, ठीक है, ए व्यक्ति बी व्यक्ति से लड़ रहा है। अब ये लड़ाई शांत करने के बजाय बढ़ाना, तो हमने क्या किया, ए की तरफ हमने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। मान लो सी नाम का एक व्यक्ति इधर और आ गया, वो कहा हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ो।
तो ए और सी मिलके लड़ना शुरू कर दिए, इधर से भी एक डी आ गया, कह रहा हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो देखिए सांद्रण की बात कर रहा हूँ कि संख्या बढ़ती जाएगी, सांद्रण मतलब अभिकारक का सांद्रण जब बढ़ता जाएगा, यहाँ पर मान लो ई नाम का व्यक्ति आ गया, इधर जेड नाम का आ गया, इधर वाई आ गया, इधर पी आ गया, तो ज्यों ज्यों इधर हम संख्या बढ़ा रहे हैं इधर भी संख्या बढ़ती जा रही है और लड़ाई भी बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर अभिकारक के सांद्रण को हम बढ़ाएंगे तो उनमें अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, अगर अणुओं की संख्या वृद्धि होगी तो उन अणुओं में टक्कर ज़्यादा होगी, टक्कर ज़्यादा होगी तो प्रभाव भी ज़्यादा होगा, इसलिए प्रभावी संख्या में वृद्धि होगी। और आप सीधा से जान लीजिए कि जो अपक्रिया का वेग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपकारक के सांद्रण के, यानी वेग जितना आप सांद्रण बढ़ाते जाएंगे उतना ही अपक्रिया का वेग बढ़ता जाएगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ लेक्चर में आप उसको फोकस करिए समझने का, लिखा वाला तो आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन अगर उसको ध्यान देंगे तो ये चीज़ें हमेशा आपके माइंड पे रहेंगी। देखिए टेम्परेचर, ताप है, ताप जैसे मैंने बताया कि दो आदमी उधर बढ़ते जा रहे हैं, तो जो जो आदमी बढ़ते जाएंगे तो लड़ाई तो बढ़ना तय है। तो यहाँ पर देखिए ताप वृद्धि के साथ साथ वेग भी बढ़ता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर 10 डिग्री की वृद्धि करने पर वेग दुगना या 3 गुना हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा कि अपक्रिया में अगर 10 डिग्री की हम वृद्धि कर दें, सपोज कोई अपक्रिया थी हमारी 50 की थी, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही थी, अगर हम उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, यानी दोगुनी अपक्रिया हो जाएगी, यानी उसका वेग दुगना हो जाएगा। अगर वो 1 मिनट में पूरी हो रही थी तो कितनी हो जाएगी, आधे मिनट में, ठीक है। यहाँ दुगना मत करिए 2 मिनट, क्योंकि समय कम लगेगा ना, तो दुगना हो जाता है या 3 गुना हो जाएगा, ठीक। दो तापों के 10 डिग्री अंतराल पर वेग स्थिरांक का अनुपात तापीय गुणक। देखिए दो ताप की बात की जा रही है, मैंने अभी बताया था कि देखिए मान लो तो हमारे पास अपक्रिया थी, एक 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एक हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चूंकि